हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजन मिश्रा आज से एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं और इस नई सीरीज़ में हम बुक की रीडिंग करेंगे चैप्टर वाइज। सबसे पहले हम एनसीईआरटी क्लास 11 को ले रहे हैं और क्लास 11 एनसीईआरटी में जो पहला टॉपिक हमारा है द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी महत्व रखता है। तो इसके अलावा कॉम्पिटिशन के अलावा जो बच्चे क्लास 11 में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ और कोशिश करिए कि कोई भी लेक्चर मिस ना हो। एक एक चैप्टर को हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो पहला चैप्टर है क्लास 11 का, वाई कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ, ये चैप्टर 1 है। और इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से काम करता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये कौन सा रोल प्ले करता है, और जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके बीच में ये कैसे रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। इसको पढ़ने के बाद आप क्या क्या समझ पाएंगे। तो एक तो आप समझ पाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। सबसे पहले आप ये समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, व्हाट ए कॉन्स्टिट्यूशन मीन। उसके बाद सेकंड चीज़ जो आपकी समझ में आएगी, व्हाट ए कॉन्स्टिट्यूशन डज द सोसाइटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी जो संविधान है, ये सोसाइटी के लिए क्या करता है, सोसाइटी से इसका क्या रिलेशन है। तीसरी चीज़ जो आपकी समझ में आएगी इसको पढ़ने के बाद, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न द एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कैसे सोसाइटी में पावर देती है या सोसाइटी को पावर देती है, एंड व्हाट वाज द वे इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड, और भारत का संविधान कैसे बनाया गया। इन सारी चीज़ों के बारे में आप जानने के लिए सक्षम हो जाएंगे, आप इसको समझ पाएंगे। इसके बाद जो हम शुरू देख रहे हैं वो ये है, व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्या है। अच्छा, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि बार बार मैं कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा हूं, हिंदी में इसको संविधान कहते हैं। मतलब क्या है इसका, व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान है क्या, व्हाट आर इट्स फंक्शन, इसके काम क्या हैं, व्हाट रोल डज इट परफॉर्म फॉर ए सोसाइटी, और यह सोसाइटी के लिए किस प्रकार का रोल प्ले करता है, हाउ डज ए कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू आवर डेली एग्जिस्टेंस, और ये हमारे डेली एग्जिस्टेंस से कैसे संबंधित है। सारे क्वेश्चंस का आंसर हम समझ पाएंगे इसको पढ़ने के बाद, इसको देखने के बाद। तो इसमें पहली चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अच्छा, एक समराइज वे में अगर मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो आप ये समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन वो रूल बुक है जिसके द्वारा पूरे देश की सारी व्यवस्था संचालित होती है। गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस सारे कुछ जो भी इस्टेब्लिशमेंट होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। आप ये समझ लीजिए कि हमारी सोसाइटी में भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रुप्स हैं। जैसे अगर आप रिलीजन्स के बेस पर देखेंगे तो हमारी सोसाइटी में हिंदू भी हैं, हमारी सोसाइटी में मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, यानी अलग अलग ग्रुप्स हैं और सब अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं। सबके अपने अलग अलग आइडियोलॉजीज़ हैं, सबकी अलग अलग हॉबीज़ है, अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग बुक्स हैं। तो अब इन सब के बीच में कोऑपरेशन कैसे होगा, किसको किस प्रकार के राइट्स होंगे, बच्चों को स्कूल भेजना है कि नहीं भेजना है, ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो जितने भी क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो लोगों के हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है कि हमें एक सोसाइटी के अंदर कैसे रहना है, किस प्रकार से कोऑपरेशन करना है, किस प्रकार से अपनी सोसाइटी को चलाना है, इस सोसाइटी में हमें कैसे रहना है, इन सारी चीज़ों के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर गाइडलाइन है। हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल राइट्स में सिटीजन्स को बताया गया है कि किस प्रकार के राइट्स आपके होंगे और कैसे सोसाइटी के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा और कैसे सोसाइटी रन करनी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक तो हम ये समझ गए कि हमारी सोसाइटी में
किस प्रकार से भिन्न भिन्न ग्रुप्स के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन होगा। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल दैट अलाउ फॉर द मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर ऑफ ए सोसाइटी। यानी इस पहले पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमारी समझ में ये आया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है। इसका पहला काम क्या है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है सेट ऑफ बेसिक रूल, बेसिक रूल प्रोवाइड करता है दैट अलाउ फॉर द मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर ऑफ सोसाइटी, ताकि लोगों के बीच में, सोसाइटी में लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश हो सके। अब जैसे अगर मैं रिलीजन की बात करूं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है कि वी आर सेकुलर, और आर्टिकल 25 ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को अपने कॉन्सेंस के बेस पर चूज करने का, उसके ट्रेडिशंस को फॉलो करने का अधिकार है। अब ये गाइडलाइन क्या करेगी, जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ रिलीजियस ग्रुप है इनके बीच में ये क्लियर मैसेज देगी कि भैया आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जो आस्था जिस धर्म के प्रति है उसको तुम फॉलो करो, और जिसकी दूसरे की जिस धर्म के प्रति आस्था है उसको उसका पालन करने दो। तो ये कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने की जो पहली गाइडलाइन है वो हमें कहाँ से मिलती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। इसके बाद अगर हम देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, तो स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर के लिए ये स्पेसिफिकेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच ए स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न। आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री की अगर बात करो, डेफिनेशन देखो डेमोक्रेसी की, तो बचपन से आप पढ़ते आए हो कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। सामान्य शब्दों में अगर देखा जाए कि गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम जो लोगों के द्वारा गवर्न होता हो, जो लोगों के द्वारा गवर्न होता हो, यानी ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा चलाई जाती हो। अब आप सोचिए हमारे देश में 150 करोड़ हैं, अब 150 करोड़ लोग गवर्नमेंट को कैसे चलाएंगे। तो ये अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और यही रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इसकी गाइडलाइन कहाँ पे है, तो इसकी गाइडलाइन कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच ए स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग राज्य, टू विच स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूशन, राज्य बनता है, राज्य में सरकार बनती है या राज्य की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। बट वाट शुड दीज फंडामेंटल रूल्स बी, लेकिन ये फंडामेंटल रूल्स क्या होंगे, एंड वाट मेक देम फंडामेंटल। वेल, द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल हैव टू डिसाइड टू हु गेट टू डिसाइड व्हाट द लॉ गवर्निंग द सोसाइटी शुड बी। यानी कौन सोसाइटी को चलाने के लिए कौन से रूल होंगे, ये सारी चीज़ें हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पता चलती है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक तरीके से ऐसे ग्रुप को देता है। मतलब सेकंड फंक्शन की अगर आप बात करो, कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जो सेकंड फंक्शन हो गया वह क्या हो गया, द सेकंड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन ए सोसाइटी, कि सोसाइटी के अंदर निर्णय कौन लेगा या कौन करेगा। इट डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, और दूसरी चीज़ कि सरकार कैसे बनेगी, क्योंकि अगर ऐसी कोई व्यवस्था न हो तो जाहिर सी बात है कि 150 करोड़ लोग ये करेंगे क्या सोसाइटी में किस प्रकार से सोसाइटी को रन करेंगे, साथ ही साथ जो है कैसे ये सरकार बनाएंगे। इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी था कि इसका एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल दिया जाए, और वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो सेकंड चीज़ क्या हो गई कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, पहली चीज़ क्या थी कि सोसाइटी के बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है, और दूसरी चीज़ क्या हो गई सेकंड फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि पावर किसके पास है, द सेकंड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन सोसाइटी, यानी सोसाइटी के अंदर डिसीजन कौन लेगा, एंड इट डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, और ये भी डिसाइड करेगा कि गवर्नमेंट
कैसे बनेगी। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के ऊपर जो लिमिटेशन है, क्योंकि गवर्नमेंट तो बना दी जनता ने, अगर गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशन न लगाई जाए तो गवर्नमेंट जो है ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के रूप में काम कर सकती है। तो हमारी जो डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि ऐसी गवर्नमेंट हो जो जनता के लिए काम करे। तो गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशन भी लगाई गई है, बट दिस इज क्लियरली नॉट एनफ। सपोज यू डिसाइड हु हैड द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन, बट देन दिस, मतलब आपने ये समझ लो कि आपने एक गवर्नमेंट चुन ली और गवर्नमेंट चुनने के बाद आपने ये कर दिया कि हाँ ये जो है सरकार चलाएंगे, लेकिन अगर आपने कोई लिमिटेशन उनके ऊपर नहीं लगाई या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अगर कोई लिमिटेशन नहीं लगाई होती तो गवर्नमेंट ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हो जाती, यानी आपने जिसे चुना वही आपके साथ बदतमीजी करता और आप कुछ कर नहीं पाते। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक लिमिटेशन भी लगाता है, और लिमिटेशन है क्या, सुप्रीम कोर्ट एज ए गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है। अगर कोई भी सरकार अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कोई काम करती है, कोई ऐसा एक्शन लेती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के फीलिंग के अगेंस्ट में हो, तो कोई भी व्यक्ति वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है, वह जा सकता है और सरकार के उस डिसीजन को चैलेंज कर सकता है। सो द थर्ड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट। और तीसरा फंक्शन क्या हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, कि ये गवर्नमेंट के ऊपर कुछ लिमिट लगाता है on what a government can impose on its citizens. So the third function of a constitution is to set some limit on what a government can impose on its citizen. These limits are fundamental in the sense that the government may never transfer them. Constitution must, इसमें दोनों चीज़ें हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है गवर्नमेंट के ऊपर भी रोक लगाती है और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लोग सिटीजन्स के ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस लगाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर पूरी तरीके से अगर दे दिया जाए कि जनता का शासन है तो जनता जो है ऑटोक्रेटिक काम करे या कोई भी काम करे। तो इसके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वगैरह बना रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग जनता को भी उसकी लायबिलिटीज़ बता दी गई हैं। द फोर्थ फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर जस्ट सोसाइटी। एक न्यायप्रिय सोसाइटी के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सारा कुछ, और गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए, ये डायरेक्शन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें, समराइज वे में रिपीट करें अगर, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या किया, तो आपने क्या क्या देखा, इसको अगर आप फिर से देखिए तो सबसे पहला काम क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन ने, सबसे पहला काम कॉन्स्टिट्यूशन ने ये किया कि इसने कोऑर्डिनेशन की बात की। किसकी बात की, कोऑर्डिनेशन की बात की। और कोऑर्डिनेशन किन के बीच में, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हो गया आपका पहला फंक्शन। द फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल दैट अलाउ फॉर द मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर ऑफ ए सोसाइटी। ये इसका पहला फंक्शन हो गया कि सोसाइटी के बीच में एक कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करना है। इसके बाद अगर दूसरे फंक्शन की बात करें हम, कि सेकंड फंक्शन क्या हो गया, द सेकंड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन ए सोसाइटी, कि सोसाइटी के अंदर किसके पास पावर होगी डिसीजन लेने की, डिसाइड करने की, और गवर्नमेंट कैसे बनेगी। ये हो गई आपकी सेकंड लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। और तीसरी चीज़ अगर आप बात करोगे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो तीसरा फंक्शन है, वो सेट ऑफ रूल देता है ताकि गवर्नमेंट के ऊपर भी ये लिमिटेशन हो और साथ ही साथ लोगों के ऊपर भी लिमिटेशन हो। क्योंकि व्यवस्था बनाने के लिए ज़रूरी है कि लोग और गवर्नमेंट दोनों कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, क्योंकि सोसाइटी में डिफरेंट व्यूज़ होते हैं। अगर पूरी तरीके से उनको छोड़ दिया जाए, आपस में वो लड़ते रहेंगे। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करता है और गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो सिटीजन्स के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। साथ ही साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात करता है। गवर्नमेंट को भी पूरी तरीके से ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के रूप में काम करने की परमिशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता। इसके बाद अगर फोर्थ फंक्शन की आप बात करेंगे
द फोर्थ फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ ए सोसाइटी, कि हमारा जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी की जो एस्पिरेशन है, जो आवश्यकताएं हैं, जो वो सारा कुछ गवर्नमेंट उसको फुलफिल करे, और साथ ही साथ एक ऐसी सोसाइटी को इस्टेब्लिश करे जिसमें न्याय हो, यानी न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करने के लिए ये गवर्नमेंट को पावर देता है। अब इसके बाद अगर जो हमने पढ़ा आज का ये बेसिक चीज़, इसके बाद अगर हम चेक करें कि इसको पढ़ने के बाद हमारी अपनी प्रोग्रेस चेक करनी हो तो क्या क्या चीज़ें हैं। द गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर एनी सिटीजन टू फॉलो और नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन। लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट के थ्रू हमने देखा, द गवर्नमेंट मस्ट ट्राई टू रिड्यूस inequalities in income and wealth. The president has the power to appoint the prime minister. The constitution is the supreme law that everyone has to obey. Indian citizenship is not limited to the people of any race, caste or religion. यानी किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कुल मिला के ये समझने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सारी चीज़ों को इंश्योर करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना कैसे। इसमें जो डिबेट दिया गया है आपके चैप्टर में वो नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा कोई विशेष लेना देना नहीं है। हमें जो बात करनी है वो बात करनी है हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, यानी हमारे देश का संविधान कैसे बना, इसको हमें समझना है। आपको पता होगा कि इंडिया जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर उसके बाद ब्रिटिश शासन के अधीन था, और जिस ब्रिटिश शासन के दौर में ही जैसे जैसे हमारे यहाँ नेशनलिज्म इमर्ज हुआ और धीरे धीरे हमारा नेशनल मूवमेंट स्ट्रांग हुआ, तो ये डिमांड होने लगी कि इंडियंस को राइट होना चाहिए कि वे स्वयं अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार इंडियंस को होना चाहिए, ये डिमांड होने लगी। और जैसे जैसे हमारा राष्ट्रीय आंदोलन स्ट्रांग होता गया वैसे वैसे ब्रिटिश ने इस चीज़ को थोड़ा सा महत्व देना शुरू किया, और फाइनली आप देखेंगे कि 1942 के बाद या 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद ब्रिटिश सरकार की ये समझ में आ गया कि अब भारत में बहुत लंबे समय तक हमारा शासन नहीं रह पाएगा। तो फाइनली उन्होंने 1946 में एक कैबिनेट मिशन को भारत भेजा, और इसी कैबिनेट मिशन ने हमारी उस काफ़ी पुरानी मांग को एक्सेप्ट कर लिया कि इंडियंस के द्वारा स्वयं उनका संविधान बनाया जाएगा, यानी भारतीय अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे। ये डिमांड स्वीकार की गई कैबिनेट मिशन के द्वारा। 1946 में ये मिशन भारत आया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट के 3 मेंबर इस मिशन के अंदर थे, एबी अलेक्जेंडर, मिस्टर क्रिप्स भी थे उसमें, और ये लोग, इन लोगों ने जो प्रपोजल दिया उसी प्रपोजल के अकॉर्डिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया, जिसको नाम दिया गया, क्या नाम था उसका, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी थी उसको नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान सभा। और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हमारे देश के संविधान का निर्माण करना था। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई ये है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कौन से लोग थे इसमें, तो जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय विभाजन की बात नहीं थी, भारत के विभाजन के पहले जो 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो स्टेट्स बने थे, जो इलेक्शंस हुए थे, तो उन्हीं स्टेट असेंबलीज़ के जो लोग थे, 1945 में इलेक्शन हुआ इंडिया में, और असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, इन्हीं लोगों को पावर दी गई कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो इलेक्शन हुआ मेंबर्स के लिए, उसका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, वे स्टेट असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा चुने गए थे। और 9 दिसंबर 1946 को
हमारी ये पहली सिटिंग हुई, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली बैठक हुई। इसके बाद अगर आप देखेंगे क्या क्या किया गया इसमें, ईच प्रोविंस एंड ईच प्रिंसिपल स्टेट और ग्रुप और स्टेट वर अलॉटेड सीट्स। इसका जो रेशियो था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक रिप्रेजेंटेटिव इस असेंबली में होगा। यानी संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा बनाई गई, उस संविधान सभा में 10 लाख की जनसंख्या पर एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। कहाँ से होगा? प्रत्येक प्रोविंसेस को, प्रत्येक प्रिंसिपल स्टेट्स को, प्रत्येक स्टेट्स को वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया गया, ताकि कोई भी एरिया भारत का वह छूटे ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली बॉडी से वह बाहर रहे। तो लेकिन वो फार्मूला क्या रखा गया? 10 लाख की जनसंख्या पर एक रिप्रेजेंटेटिव। और उसमें अगर देखा जाए 292 मेंबर्स ये उन स्टेट से थे जो ब्रिटिश शासन के अंडर में डायरेक्टली काम कर रहे थे। और इसके अलावा 93 सीट्स दी गई है, प्रिंसिपल स्टेट्स के लिए रखी गई है 93 सीट्स। तो 292, इसके अलावा 93, कितने हो गए ये? 5 और 9 9 18, 385। और इसमें 4 सीट्स और थी, वो रखी गई है आपके कमिश्नरी एरियाज़ के लिए। तो कुल मिलाकर 389 मेंबर्स का प्रोविज़न था इसमें। द सीट्स इन ईच प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 3 मेन कम्युनिटीज़। अब वो 3 मेन कम्युनिटीज़ कौन कौन सी थी? मुस्लिम, सिख एंड जनरल, इन प्रपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो प्रोविंसेस थे, इन प्रोविंसेस में जो सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया वो 3 कम्युनिटीज़ के बीच में किया गया, मुस्लिम, सिख और जनरल के बीच में। और ये जो सीट उनको दी गई वो वहाँ की जो जनसंख्या थी उनकी, उस कम्युनिटी की, उस जनसंख्या के रेशियो में उनको सीट दी गई। द मेंबर ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स बाई मेथड ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये होता क्या है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट? आगे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को और पढ़ेंगे तो आप इसको हम और डिटेल में इसको समझेंगे। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि जो लोगों ने जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को चुना था, इन्हीं मेंबर्स के द्वारा, यानी जनता ने चुना प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर्स को, और ये जो लोग चुने गए थे इन लोगों ने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के थ्रू अपना वोट ट्रांसफ़र कर दिया। और किसको चुन लिया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुना। द मेथड ऑफ इलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स वाज टू डिटरमाइन बाय द कंसल्टेशन। अच्छा, जो प्रिंसिपल स्टेट्स थे इनके जो मेंबर्स थे, अब इनका चुनाव कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर असेंबली तो थी नहीं, क्योंकि ये स्टेट तो थे नहीं। तो चूँकि ये स्टेट नहीं थे और यहाँ पर असेंबली नहीं थी, तो इनके जो मेंबर्स को रखा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो कंसल्टेशन के बेस पर था। उस प्रिंसिपल स्टेट का राजा कंसल्टेशन के द्वारा वो अपने यहाँ से मेंबर्स को भेजेगा, ये व्यवस्था की गई। कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका कंपोजिशन क्या था? एज अ कंसिक्वेंस ऑफ द पार्टीशन अंडर द प्लान ऑफ 3 जून 1947, जो 3 जून 1947 का जो प्लान था इंडिया के पार्टीशन का, दोज मेंबर्स हु वर इलेक्टेड फ्रॉम द टेरिटरीज विच फेल अंडर द पाकिस्तान, वे मेंबर्स जो पाकिस्तान के इलाके से, क्योंकि जिस समय हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई उसमें पाकिस्तान तो बना नहीं था, इंडिया का पार्टीशन भी नहीं हुआ था। चूँकि इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था, पाकिस्तान बना नहीं था, तो वे जो एरिया था वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हटा दिया गया, निकाल दिया गया। द नंबर ऑफ द मेंबर इन द असेंबली वाज रिड्यूस, और जो असेंबली के मेंबर्स की संख्या थी वो घट गई, और कितनी हो गई? 299।
पहले कितनी रखी गई थी 389, वैसे आपकी बुक में 385 निकल रहा, लेकिन 389 एक्चुअल संख्या है। और ये घटकर कितनी रह गई 299। ये संख्या कैसे घट गई? क्योंकि बाकी जो इलाके थे ये लोग पाकिस्तान में चले गए, ये इलाका पाकिस्तान में चला गया, तो वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको भाई उनको तो रखा नहीं जाएगा। जब हमारा देश बट गया तो वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे पाकिस्तान के इलाके के, उनको अपनी असेंबली में हम क्यों रखेंगे? तो उनको निकाल दिया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। याद रखिएगा, डेट ऑफ एडॉप्शन एंड डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन दोनों अलग है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया, यानी उस संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिसने संविधान को बनाया उसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया, यानी स्वीकार कर लिया। कब स्वीकार किया? इसने स्वीकार किया 26 नवंबर 1949 को। इसलिए हम 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। एंड 284 मेंबर्स वर एक्चुअली प्रेजेंट इन ऑन 24 जनवरी 1950। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि हमने जब संविधान बना भी लिया, स्वीकार भी कर लिया, लागू नहीं किया उसको। लागू 26 जनवरी को क्यों किया? 26 जनवरी को आपको पता है गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, तो 26 जनवरी क्यों लागू किया? 26 नवंबर जब बनकर तैयारी हो गया तो उसी दिन लागू कर दिए होते। उस दिन लागू इसलिए नहीं किया क्योंकि 26 जनवरी को का एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। 26 जनवरी 1930 को हमने पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया था। आज़ादी के पहले ही हमने लाहौर रिजोल्यूशन के द्वारा ये तय किया था, दिसंबर 1929 में लाहौर रिजोल्यूशन के द्वारा ये तय किया कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। तो हमने उसे उसी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की वजह से हमने संविधान 26 नवंबर के बनने के बावजूद हमने उसे लागू किया 26 जनवरी को। उसके बाद है मेंबर्स वर, अच्छा 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे 24 जनवरी 1950 को, और इन्हीं लोगों ने संविधान के ऊपर फाइनली सिग्नेचर किए। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान पर कितने लोगों ने साइन किए तो 284 मेंबर्स उस समय प्रेजेंट थे 24 जनवरी को। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज दस फ्रेम अगेन द बैकड्रॉप। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि ये जो असेंबली थी, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, क्या हुआ इसका? तो इस असेंबली को कन्वर्ट कर दिया गया इंटरिम पार्लियामेंट के रूप में। इसको इंटरिम पार्लियामेंट बना दिया गया, और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो चेयरपर्सन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको चुन लिया गया फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में। और जिस दिन हमारी कंट्री जो है में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उस दिन से हम कन्वर्ट हो गए, हमारी कंट्री कन्वर्ट हो गई। किस रूप में कन्वर्ट हो गई? एक रिपब्लिकन कंट्री के रूप में। क्या मतलब है रिपब्लिकन कंट्री का? रिपब्लिकन कंट्री का मतलब ये है कि ऐसी कंट्री जिसमें हेड ऑफ द जो कंट्री होगा वो कौन होगा? वो इलेक्टेड होगा, ऐसा व्यक्ति जिसको इलेक्शन के द्वारा चुना गया है। हालांकि वो इलेक्शन डायरेक्ट नहीं है, यानी कोई वंश परंपरा का व्यक्ति नहीं होगा। जैसे ब्रिटेन में अगर आप देखोगे तो ब्रिटेन जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री तो है, लेकिन वो एक रिपब्लिकन कंट्री नहीं है, क्योंकि वहाँ आज भी द हेड ऑफ द स्टेट है, यानी राज्य का, देश का प्रमुख, वो राजा या रानी होता है, तो वंश परंपरा पर आता है। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द कंट्री, और उसका चुनाव होता है। तो इस तरीके से हम एक रिपब्लिकन कंट्री के रूप में कन्वर्ट हो गए। अब कुछ चीज़ें और भी हैं जो इसमें आपको देखनी है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर थे, जो जिन लोगों ने संविधान को बनाया, उनके क्या व्यूज़ थे और किस प्रकार से उन्होंने चीज़ों को रखा। तो इसको हम देखेंगे अपने कल के लेक्चर में। आज के लिए इतना ही है, और कल इसको हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। एक चैप्टर को 2 से 3 दिन देंगे, और इसमें पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा, और आप शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए। धीरे धीरे आपको पूरी बुक अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।